नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों डीलेट थर्ड सेमेस्टर तैयारी के क्रम में आज हम मैथ का फिर से 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्ले में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हमने क्या रखा हुआ है उसको देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं 8 की पावर 1/3। इसका मान आपको बताना है कि मान क्या होगा। 8 की पावर 1/3 का मान क्या होगा, नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए मुझे नहीं आता, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, -128 को -2 की घात के रूप में व्यक्त करो। अब यहाँ पर देखो 2 की घात के रूप में व्यक्त करना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम 128 का हम गुणनखंड कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 की घात कितना लगेगा। 2 छक्के 12, 2 चौको 64, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 से फिर किया 8, 2 से फिर किया 4, 2 से फिर किया 2, 2 से फिर किया 1, यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 7 128 होता है। अब यहाँ पर फंस रहा है मामला माइनस का। तो अगर हम ये करते हैं -2 की पावर 7, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस का 128 आएगा। अब आप ये कहेंगे कि -2 का पावर 2 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। लेकिन अगर ये पावर अगर सम है, सम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, ये अगर नंबर लास्ट में है तो वो संख्या सम होगी। यहाँ पर देखो 2 है तो ये सम है। तो जिन पावर में सम संख्या होती है उसका आंसर प्लस में आएगा, चाहे यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो। लेकिन अगर यहाँ पर पावर विषम आ जाए, मान चलो 3 होती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये विषम हो जाती। और यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो ये जो आपका आंसर आता वो 8 का माइनस में आता। ठीक है, पावर अगर सम है तो आपका जो आंसर होगा वो आपका प्लस में आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सम विषम है तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/9 की पावर 2 डिवाइड बाय 14/3 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है, 7/9 की पावर 2 डिवाइड बाय 14/3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको खोल लो सीधा सीधा। 7 × 7, या कह सकते हैं इसको हम लोग सीधा 49 ही कर देते हैं। 7 7 49 होता है, तो 49/9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 भिन्न है एक तरीके से और बीच में लगा है डिवाइड। तो भिन्नों का डिवाइड करना थोड़ा कठिन है, तो हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो जो बाद वाली भिन्न होगी वो पलट जाएगी। 14/3 है तो ये 3/14 हो जाएगी। और करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196। जब इसके काटेंगे 9 9 81, और इसको काटेंगे 49 चौको 196। ऊपर कुछ भी नहीं, यानी 1 × 1 हो जाएगा 1, 9 × 4 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का। तो ये आपने देखा किस तरह कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी। जब समांतर माध्य का क्वेश्चन इस तरह दिया हो, पद और बारंबारता का कॉलम दे रखा हो, तो इसको आप कॉलम के हिसाब से करेंगे। एक तरफ लिखेंगे पद, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। पद को हम लोग x मान लेते हैं, बारंबारता को f मान लेते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो तीसरे कॉलम में आएगा। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो 4 6 8 10 12 और 14 ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 4 की बारंबारता दे रखी है 3, 6 की बारंबारता दे रखी है 4, 8 की 2, 10 की 2, 12 की 6 और 14 की 8। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर fx का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूना 16,
10 दूना 20, 12 छंग 72, 14 अट्ठे 112। अब यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई ऐड करके नीचे लिख देना है, इन सभी का ऐड करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर ऐड कितना करके आएगा देख लो, 4 3 7 2 9 2 11 6 17 8 25, ये आ जाएगा 25। अब इनको जोड़ो, 4 2 6 6 12, 12 4 16, 1 हासिल, 2 2 4 5 2 7 7 14 और 11 25। यानी सिग्मा एफ एक्स कितना आया, सिग्मा का मतलब है कि जोड़, इन सभी का जोड़। सिग्मा एफ एक्स का मतलब कितना आया 256, और सिग्मा एफ कितना आया 25। दोनों नंबर याद रखिएगा। अब इसके बाद हमें करना होगा, लिखेंगे समांतर माध्य। देखो जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो आपको परीक्षा में शॉर्ट में नहीं लिखना है, बाकायदा लिखना है उसको। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 256, सिग्मा एफ कितना आया था 25। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 25 दहम तो 250 हो जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगाया, और 25 दूना 50, 10 बचा, 0 बढ़ाए, 25 चौको। इसको आप सॉल्व कर लेना, 10.24 आपका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य निकल के आ गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसको अगले वीडियो में शामिल कर लेता हूँ वो क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में। जैसे कोई एक क्वेश्चन था कि कई बच्चे कह रहे थे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैंने इस वीडियो में उस क्वेश्चन जैसा ही एक क्वेश्चन शामिल किया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 है। मतलब 4 गेंद या 3 कलम, यानी ये दोनों की वैल्यू समान है। 4 गेंद किसके बराबर है, 3 कलम के बराबर है। ध्यान से आगे देखें क्वेश्चन में क्या है, 4 गेंद या 3 कलम 12 रुपए का है, तो 6 गेंद या 6 कलम का मूल्य बताओ। 6 गेंद और 6 कलम का, यानी दोनों को जोड़ना है एक तरीके से। तो 6 गेंद और 6 कलम आपस में जुड़ नहीं सकते, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि गेंद को कलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 गेंद बराबर है 3 कलम, तो 1 गेंद बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ध्यान से देखना है एक एक स्टेप। 1 गेंद 3/4 कलम के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताओ, तो 1 गेंद का मूल्य इतना है, सॉरी 1 गेंद 3/4 कलम के बराबर है, तो 6 गेंद देख लेते हैं कितने कलम के बराबर होगा, 3/4 गुणे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, तो 3 तियाँ 9/2 कलम। ठीक, तो ये आप समझ गए। 6 गेंद किसके बराबर है, 9/2 कलम के बराबर है। अब यहाँ पर प्रश्न में ये पूछ रहा है 6 गेंद और 6 कलम, इनका मूल्य आपको बताना है। तो 6 गेंद को हमने 9/2 कलम में कन्वर्ट कर लिया है, 9/2 और प्लस 6 गेंद, ये 6 कलम, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 9 + 12/2, 12 और 9 आपका हो जाएगा 21/2। यानी 6 गेंद और 6 कलम को जब आपस में जोड़ दिया तो कुल मिलाकर 21/2 कलम निकल के आ गया। देखो कलम को तो हम 6 कलम है तो इसको ऐसे ही रख दिया, 6 गेंद बराबर 9/2 कलम आ रहा था, तो 6 गेंद की जगह 9/2 कर दिया, तो कुल मिलाकर 21/2 कलम के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 गेंद और 6 कलम, यानी पूछ रहा है 6 गेंद और 6 कलम, इनकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 6 गेंद और 6 कलम की वैल्यू कितनी निकाल ली, 21/2 कलम निकाल ली। ठीक है, अब हम इसको आराम से जैसे तीर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा कलम और एक तरफ लिख दिया मूल्य। देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 3 कलम का मूल्य कितना है 12 रुपये, तो 21/2 कलम का मूल्य कितना होगा, इसको तो ऐसे पहले ही लगा दो। अब यहाँ पर तीर अपोजिट साइड में लगेगा कि सेम साइड में लगेगा, ये देख लो। 3 कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो जब कलम बढ़ाएंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मान चलो कि 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा, यानी कलम की संख्या बढ़ा रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ रहा है। तो अगर एक राशि के बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाए तो जो तीर होगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा। अब सॉल्व कर लो, x/12 21/2/3, तो जब ये नीचे है तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो, x 21,
ये 12 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 3 6। अब इसको सॉल्व, 6 दूना 12, 2 बचेगा, 21 दूना 42, इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू यानी 42 आ गई। तो 21/2 यानी हम कह सकते हैं कि 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना आएगा, 42 रुपये। क्लियर हो गई बात। इस तरह ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, आप इसको अच्छे से करना सीख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, 12y² - y - 1। गुणनखंड के क्वेश्चन पिछले कई मॉडल पेपर में शामिल नहीं किए थे, इस बार इसमें शामिल किया गया है, तो गुणनखंड करना मत भूल जाइएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है, 12, और लास्ट में कितना नंबर है, 1, तो 12 एकम 12, ये नंबर याद रखना। अब यहाँ पर जो बीच में है माइनस का y, अब माइनस y को इस तरह हमें तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 हमें लाना है। देखो कैसे कर सकते हैं, 4 × 3 अगर करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 12y² - 4y + 3y - 1। अब कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया। देखो ये किया तो बिल्कुल सही है, -4y + 3y, जब इनको घटाएंगे तो y ही आएगा, क्योंकि 4y में 3y घटाएंगे तो 1y आएगा, तो y लिख दिया है। अब यहाँ पर चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, बड़े का लगा है माइनस, तो यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी में माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल रहा है, 4y, यहाँ से 4y कॉमन लिया तो 4 3 जा 12, और यहाँ पर y² है, एक y ले लिया तो बचेगा y। अब यहाँ पर 4y पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा केवल, माइनस और 1। अब यही सेम टू सेम उठाकर यहाँ पर रख दो, 3y - 1। यहाँ पर देखो क्या है, प्लस का 3y, यहाँ पर भी 3y है, तो जब 3y में 3y ले लिया तो बचेगा 1। 4y + 1 एक ब्रैकेट में और 3y - 1 ये दोनों एक ब्रैकेट में, और 4y + 1 एक ब्रैकेट में। तो ये आपका गुणनखंड वाला आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन आ गया। इस तरह का थोड़ा दिखने में अगर हार्ड है तो वो 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर सरल सा दे दिया तो वो 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताओ। तो आयतन बताने के लिए आयतन का क्या फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में भुजा तो दे नहीं रखी, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 6a²। a का मतलब है भुजा, ठीक है, यहाँ पर भुजा क्यूब है तो इसको हम लोग a क्यूब भी लिख सकते हैं। तो a जो है वो भुजा है, 6a² इसका फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो 216 को 6a² के बराबर कर देंगे। तो ये जो a6 है ये मल्टीप्लाई में है a² के साथ, तो इस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 216/6। तो a² कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 6 3 18, 3 बचा 6 रंग 36। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 6 का। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल के आ गई। अब आप आयतन आराम से निकाल सकते हैं। आयतन का फार्मूला क्या था, a³ यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, ये आपका जाएगा घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही दे रखा है ना, हाँ, 216 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था वो भी 216 था, और जो आपका आयतन आया है वो भी 216 ही निकल के आया है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, जब भुजा 6 होगी, किसी भी घन की भुजा अगर 6 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन दोनों बराबर होंगे, ये रट्टा मार लो। या कभी कभी अगर ऐसा सीधा क्वेश्चन आ गया कि ऐसे उस घन की भुजा की माप बताओ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर हों, तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर दे सकते हैं कि उसकी भुजा 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7,
एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। त्रिभुज की तीनों कोणों की माप बताओ। मान के चलो ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक। बोल रहे हैं इसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजा बराबर होंगी। मान लो ये दोनों भुजा बराबर हैं इसकी, ठीक। ये बड़ी है, ये छोटी है, जैसा भी हो। यहाँ पर बता रहे हैं कि इन समद्विबाहु त्रिभुज है, इनके समान कोण दो समान होंगे। इसके सामने वाला ये होगा, मान लो इसको x मान लेते हैं, इसके सामने वाला ये होगा। अब ये दोनों भुजा बराबर तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है। तो या अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ पर 1/4x होगा। अब तीसरे कोण से 4 गुना है, ये दोनों जो हैं वो इसका 4 गुना है। तो यहाँ पर हम x ना मानकर इसको पहले हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 4 गुना है। समान कोण जो हैं वो तीसरे कोण से 4 गुना है। तो यहाँ पर ये 4x हो जाएगा और ये भी आपका 4x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप अंतः कोणों का योगफल वाला सूत्र लगाओ। तो मान लो इसको नाम देते हैं A, B और C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A दे रखा है 4x, एंगल B दे रखा है 4x, एंगल C दे रखा है x 180। 4 4 8 1 9, 9x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/9 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा ये दोनों तो समान थे क्योंकि दोनों 4x थे। तो यहाँ पर 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 20 80। यानी पहला और दूसरा कोण कितना हो जाएगा 80, और तीसरा कोण आपका x था। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं 80 दूना 160 और 20 180। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही निकल के आ गया। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में देता जाए वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। यानी ये जो समान कोण हैं ये तीसरे कोण का 4 गुना है। तो ये अगर इसको x मान लें तो इसको हम 4x मान सकते हैं। क्लियर। इस तरह आपके 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 8x-3, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x-3 की पावर 2 है और यहाँ पर x-3 अकेला है। तो इन दोनों में हम x-3 कॉमन ले सकते हैं आसानी से। अगर हम x-3 की पावर 2 में x-3 एक ले लें तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा, ठीक। यही सेम टू सेम बच जाएगा। इसी तरह जैसे कि x स्क्वायर है, अब यहाँ से अगर हमें x कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में x ही तो बचेगा। यानी यहाँ स्क्वायर है, एक ले लिया तो एक ही अंदर बचेगा, वही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर x-3। अब यहाँ से अगर हमने x-3 कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस का 8, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो इसके अंदर है उसको सॉल्व कर लो। x-3 प्लस 8, तो ये आ जाएगा x प्लस 5, दोनों घट जाएंगे और चिन्ह लगेगा बड़े का। अब यहाँ पर ये आपका गुणनखंड निकल के आ गया। बड़ा आसान सा है, देखने में बेशक कठिन लगे लेकिन है बहुत आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एंगल AOB ये दे रखा है 130। अब आपको बताना है BDC बताना है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इस लाइन को कंसीडर ना करें, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये एक ही चाप पे बन रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक ही चाप पे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बन रहा है सेंटर यानी केंद्र पर और एक बन रहा है परिधि पर। तो हमने बताया था परिधि पर जो बना होगा कोण उसका दोगुना होता है। जो कोण सेंटर पर बना है वो दोगुना होगा इस वाले कोण का, यानी परिधि पर बने कोण का। तो अब ना तो हमें ये मालूम है, ना ये तो हमें निकालना ही है, और ये हमें मालूम नहीं है। तो कैसे हम इसको दोगुना कर दें या आधा कर दें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी मदद से ये एंगल निकालना होगा। ध्यान से देखो, मान लो एक सीधी रेखा खींची जैसे कि AC।
अब यहाँ पर एक लाइन चली गई, ये कोण दे रखा है 130। अच्छा, ये पूरा कोण होता है 180। अगर ये 130 एक पार्ट निकल गया तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा, 50 का बचेगा, क्योंकि 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 आएगा। तो ये जो कोण होगा वो 50 का आ गया। ये कितना आ गया, 50 का। अब मैंने आपको बताया कि जो केंद्र पर कोण बनता है, परिधि पर जो कोण बना होगा वो आधा होगा। अगर ये 50 का है तो ये आपका आधा होगा, ये होगा 25 का। क्लियर हो गई बात। इसको लिखेंगे कैसे ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल सके। अब आप अगर वहाँ केवल सीधा सीधा 25 लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 नंबर दे दे अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। एंगल, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एंगल COB इक्वल टू 2 इंटू एंगल BOC, सॉरी ये BDC होगा, BDC, यानी एंगल COB या हम कह सकते हैं BOC, ये जो होगा ये BDC का दुगना होगा। लेकिन हमें ना तो COB पता यानी BOC तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 होंगे। यहाँ पर इसका आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, सीधी रेखा पर स्थित कोण। अब AOB तो दे रखा है 130, एंगल COB निकाल लो। एंगल COB 180 में 130 घटा देना, सीधा मैं 50 लिख रहा हूँ। अब इसको इसी वाले में रख दो। एंगल COB कितना है 50, 2 इंटू एंगल BDC। अब ये 50/2 करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। एंगल BDC कितना निकल के आ गया, 25 डिग्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह एंगल BDC आप इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखो इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी कि ये ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक पहले वीडियो में शामिल किया था, तो लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। तो इस मॉडल पेपर में मैंने इसको भी शामिल कर लिया है, तो आप इसको देखिए और आसानी से समझिए कैसे ये आएगा। ये एक दे रखा है, ये कोई पार्क है या कुछ भी है। ये बीच का जो छायांकित भाग है, बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। देखो 10 इधर भी दे रखी है, 10 इधर भी दे रखी है। इसकी चौड़ाई कितनी, 24, और लंबाई कितनी है, 75। तो हम इसको A और B के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। A इसको नाम दे देते हैं और B इसको नाम दे देते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम A का निकालेंगे। अगर A का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो इसकी जो लंबाई वो कितनी दे रखी, 75। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 75 गुणे और चौड़ाई कितनी है 10। तो इसका मार्ग A का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 750 वर्ग मीटर। ठीक। मार्ग B का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, चौड़ाई कितनी है 10। तो 24 गुणे 10 इक्वल टू 240 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जो रास्ता गया है और ये जो रास्ता गया, इसका जो उभयनिष्ठ मार्ग है, ये जो बीच का एरिया है, ये 2 बार काउंट कर लिया गया। देखो एक बार इसमें काउंट हुआ, यानी ये हमने एरिया काउंट कर लिया इस वाले में। अब जब हम इसको काउंट कर रहे हैं तो इस वाले में भी ये काउंट हो गया, यानी ये जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया है। लेकिन हमें लेना कितने बार पड़ेगा, एक ही बार। किसी का क्षेत्रफल निकालोगे तो एक ही बार निकालना पड़ेगा ना, तभी तो सही आएगा। अब कहीं छोटा सा पार्ट है, उसको अगर 2 बार काउंट कर लेंगे तो क्षेत्रफल सही नहीं निकलेगा। तो जितना ये उभयनिष्ठ मार्ग है यानी कॉमन एरिया है, इसको हमें क्षेत्रफल में घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। अब कुल मिलाकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 750 A मार्ग का जोड़ो,
बी मार्क का जोड़ो 240 और जो उभयनिष्ठ है उसका घटा दो एक तरफ का 100। अब जोड़ लो 75 और 24, ये कितना आ जाएगा 99। 99 में 10 घटा लो, ये हो जाएगा 890 वर्ग मीटर। तो ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर इसको हम और दूसरे एक तरीके से बता देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो शुरू में हमने क्वेश्चन एक पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने अब तक दे दिया होगा। क्वेश्चन क्या था, 8 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है और नीचे कमेंट में उसका उत्तर देना है। ठीक है, नीचे कमेंट में उसका उत्तर दे दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।